कंप्लीट पूरा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो प्रिंसिपल्स क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? सबसे पहला क्या रहेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग है, और दूसरा क्या रहेगा? बायो प्रोसेस। तो एक एक करके देखेंगे। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहला क्या रहेगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है? बायो प्रोसेस। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसे टेक्निक जो कि क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए या आरएनए को क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। यानी कि होस्ट जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। होस्ट मतलब उसके ऊपर निर्भर है, जैसे कि हम जिससे हम क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिशन ले रहे हैं। तो होस्ट जो रहेगा वो पूरा फिनोटाइपिकली पूरा मॉडिफाइड होगा। उसके बाद बायो प्रोसेसिंग में क्या रहता है? इसमें स्टेराइल कंडीशंस का मेंटेन होना जरूरी है। स्टेराइल कंडीशंस मतलब यानी कि कोई और माइक्रोब वहाँ कंटामिनेट ना हो, उसको बोलते हैं स्टेराइल कंडीशन। तो इसको मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि हमें डिजायर्ड माइक्रोब का ही ग्रोथ करवाना है, मतलब जो चाहिए है हमें। हाँ, हाँ, स्टेरिलाइज का मतलब ही वही होता है, सारे सब चीजों को क्या करना? फिल कर देना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उसके बाद जो माइक्रोब्स हमें रिक्वायर्ड है उसी का ग्रोथ करवाना ये। तो इसमें क्या होगा? कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हम अगर एस्परगिलस निगर अगर ग्रो करवा रहे हैं तो उसकी जगह इकोलाई वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये अब नेक्स्ट देखना, इसमें पहला क्या रहेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल, ये देखो, ये क्या है? क्लोनिंग वेक्टर है, और ये क्या है? फॉरेन डीएनए, मतलब जो हमें जैसे किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए है। ह्यूमन नहीं बोलो यहाँ पर, जैसे कि हाँ ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का क्या रहेगा? फॉरेन डीएनए लेंगे हम। उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इसके जो वेक्टर के जो एंड्स रहेंगे, ये क्लोनिंग वेक्टर है, इसके जो एंड्स है वहां पर क्या हो जाएगा? फॉरेन ऑर्गेनिज्म आके ऐड हो जाएगा, या डीएनए आके ऐड होगा। तो ये क्या बनता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो इसका पूरा प्रोसेस रहता है। इसका मतलब क्या रहेगा? जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो किसमें लाइगेट हो रही है? वेक्टर में। लाइगेट मतलब लाइगेट के थ्रू ही वो लाइगेट होगी, सील होगी, और एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करेगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखना प्रोसेस क्या है। पहला प्रोसेस क्या है? हम लोग को डीएनए निकालना है डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इंटीग्रेट करेंगे किसके अंदर? वही सेम चीज, जैसे ये जो पहले इसको डीएनए को निकालेंगे जिससे चाहिए हमें, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, जो भी वेक्टर है हमारा होस्ट उसके ऊपर हम उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद वो क्या रहेगा? नेक्स्ट क्या प्रोसेस रहेगा? उसको रेप्लिकेट करेंगे होस्ट सेल के अंदर ही, फिर उसको क्या मतलब वो बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है उसके बाद। तो ये पूरा प्रोसेस वही रहेगा, पर आइसोलेशन ऑफ डीएनए का जो प्रोसेस है वो हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले वही देखते हैं, यहाँ पर क्या है? कंस्ट्रक्शन देखेंगे किसका? फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले किसके बारे में पढ़ते हैं हम? प्लाज्मिड के बारे में। मेनली प्लाज्मिड होता क्या है? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल किसमें प्रेजेंट होगा? बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है? सेपरेट भी हो सकता है, और इंडिपेंडेंटली क्या होगा? ये रेप्लिकेट भी हो सकता है। किसके अंदर? बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर। तो ये मेनली क्या प्रोवाइड करता है? कुछ एंटीबायोटिक्स से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो अब अगर प्लाज्मिड का डेफिनेशन आता है, प्लाज्मिड होता क्या है? तो प्लाज्मिड होता क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल किसका है? बैक्टीरिया का है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस किसको? बैक्टीरिया को अगेंस्ट सर्टेन डिसीजेस। अब नेक्स्ट क्या रहेगा? फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में दिया था। उसके बाद जो कोहेन और बोयर ने 1972 में मेनली उन्होंने आइसोलेट किया था किस चीज को? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को। कैसे? एक डीएनए के फ्रेगमेंट को कट करके, किससे? प्लाज्मिड से। जैसे कि यहाँ पर कोई प्लाज्मिड है, इसी में से क्या करेंगे? डीएनए के फ्रेगमेंट को हम कट करेंगे। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, ये प्लाज्मिड, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रहेगा, इसी को हम प्लाज्मिड डीएनए के साथ इंटीग्रेट करें। ठीक है, इसी को हम किसके साथ? उस फ्रेगमेंट को इंटीग्रेट करते हैं प्लाज्मिड डीएनए के साथ। अब नेक्स्ट क्या रहेगा? जीन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम लोगों ने कट कर लिया था, इससे किसकी मदद से कट करते हैं हम उसको? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। तो कट किसकी मदद से कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ज्वाइन कर रहे हैं किसमें हम लोग? साल्मोनेला टाइफिका विथ हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। समझ में आया यहाँ तक? रिकॉम्बिनेट बनाने के लिए एक फॉरेन रहेगा जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला रहेगा, उसको होस्ट के साथ यानी कि वेक्टर के साथ ऐड करेंगे, ताकि रिकॉम्बिनेट बना के हम क्लोनिंग कर सके।
किसी भी बैक्टीरिया का, क्योंकि हमें क्या चाहिए है यहाँ पर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चाहिए है ना। तो तुम सोचो कि साल्मोनेला टाइफी का जो भी रहेगा हमको उससे रेजिस्टेंस बनाना है, ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा क्या है, डिसीज कॉजिंग है, क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज कर रहा है। तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक बनाना भी है, तो हमें पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए करके फिर क्लोनिंग करना पड़ेगा उसका, ताकि हमें जीन के कैरेक्टरिस्टिक पता चल सके। तो हम प्लाज्मिड जो रहेगा बैक्टीरिया का, उसका साल्मोनेला टाइफीरियम का ही नॉर्मल जो प्लाज्मिड रहेगा, उसी में से ही हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को निकालेंगे बाहर। ये रहेगा प्लाज्मिड डीएनए को बाहर निकाल। तो ये पूरा इसका प्रोसेस इसका। उसके बाद इसमें देखना जो न्यूली फॉर्म डीएनए है उसमें क्या रहेगा, फ्रेगमेंट्स रहेगा किसका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे। मतलब क्या रहेगा, एक नॉर्मल यहाँ पर जो क्लोनिंग वाला रहेगा और एक फॉरेन वाला रहेगा, दोनों ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो उसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। तो प्लाज्मिड साल्मोनेला टाइफीरियम का उसका जीन जो रहेगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, वेक्टर की तरह। उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें, ई कोलाई। अब उसको जब ट्रांसफर करेंगे, प्लाज्मिड यहाँ पर रेप्लिकेट होगा किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर, किसकी मदद से, एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की मदद से। और वो कॉपीज बनाएगा, और क्या बनेगा वो, क्लोनिंग करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बहुत सारे कॉपीज बना रहा है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, साल्मोनेला टाइफी का प्लाज्मिड लेंगे, ठीक है, इसको किसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ई कोलाई के साथ करेंगे। किसकी मदद से, डीएनए, हाँ यहाँ पर रेप्लिकेट होगा किसकी मदद से, डीएनए पॉलीमरेज की मदद से मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन होगा। और जो सीलिंग होती है वो किसकी मदद से होता है, सीलिंग यानी कि इसको जो ऐड कर रहे हैं वो किसकी मदद से हो रहा है, अटैच किसकी मदद से होता है। दो एंजाइम, पहले एक एंजाइम पढ़े हम लोग, एंजाइम पूछती हूँ मैं। पहला तो हम लोग ये देखते हैं कि देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये साल्मोनेला टाइफूरियम का है, ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफूरियम का यहाँ हम लोग कट करते हैं, जो कट करेंगे ना वो कौन करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट किया। अब फॉरेन को अटैच होने में कौन हेल्प करता है, डीएनए लाइगेज। लाइगेज हमेशा अटैच में हेल्प करेगा, वो याद रखना। ज्वाइन करने में हेल्प करेगा या सील करने में हेल्प करेगा, जो रहेगा। उसके बाद इसमें क्या होगा कि फिर नेक्स्ट ये पूरा बन जाएगा, बनने के बाद ये मल्टीपल कॉपीज का फॉर्मेशन कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। हाँ, प्लाज्मिड जो होता है वही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है बैक्टीरिया का, ठीक है, इसका वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है हमारे लिए कि बैक्टीरिया के लिए, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ही होता है, सबके लिए है वो, हमारे बॉडी में तो जाएगा वो अलग बात है, वो अलग सीन है उनका ही। जैसे कि हम प्लेट में भी इसको ग्रो करवा रहे हैं, तो वो एंटीबायोटिक अगर डाल रहे हैं हम, तो वो रेजिस्टेंट रहेगा उस जगह पे, ये रहता है। साल्मोनेला का ही प्लाज्मिड को हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसको उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, ई कोलाई में डालते हैं, ताकि उसको मल्टीपल कॉपीज, क्योंकि ई कोलाई की होस्ट में डालेंगे, ई कोलाई यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। तो वेक्टर रहेगा, यहाँ पर हम लोग वेक्टर पढ़े, एक वेक्टर, हाँ यहाँ एक क्लोनिंग वेक्टर, एक फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए मतलब जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो फिर जो ले रहे हैं उसके साथ इसमें अटैच कर रहे हैं, तो ई कोलाई, और यहाँ पर क्या रहेगा, साल्मोनेला टाइफी रहेगा। तो ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, इसी डीएनए पॉलीमरेज ये क्या बना लेगा, मल्टीपल कॉपीज बना लेगा। क्लियर हुआ। अब इसको लिखो तुम लोग। हाँ, मैं सारा नहीं बता रही हूँ, पहले तो तुम लोग वो लिख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। क्या है, तुमको लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी एंड, हाँ लिख लो, तुम्हारी मर्जी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ज्यादा वर्ड है ना ट्रेडिशनल, तो इसलिए मैं ओल्ड बोल रही हूँ। आंसर लिखो ट्रेडिशनल में यानी कि इसमें, हाँ, इन दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज नॉट इन्वॉल्व, ट्रेडिशनल में या ओल्ड में, हाँ ओल्ड में, तुम्हारी मर्जी, तुम इसमें बना भी सकते हो, ज्यादा नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज नॉट इन्वॉल्व, ओल्ड, ट्रेडिशनल ओल्ड, genetic engineering was not involved.
हाँ, was not involved. Only the natural capabilities of organism, कॉमा करके लिख लो, only the natural capabilities of organism, इतना खुद से तो रख सकते हैं कॉमेंट या पॉइंट में करना है तो natural capabilities of organisms were employed. Only the natural capabilities of organisms were employed. Example, microorganisms were first used microorganisms were first used in preparation of bread, comma wine. Preparation of bread, comma wine. Modern में क्या लिखोगे? Involves the use of genetic engineering. पहला involves the use of genetic engineering. Example, human insulin is now produced from transgenic E. coli. Transgenic E. coli. Transgenic E. coli. तो पहले हम टूल्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद टूल्स को लिखेंगे. तो कॉम्पोनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहले चलो, आइसोलेशन ऑफ डीएनए मतलब पहला प्रोसेस वही था कि हमें डीएनए निकालना है, ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए हम निकाल रहे हैं, तो पहले आइसोलेट करेंगे उसको, उसके बाद इसको क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ये पूरा डिटेल में एंडोन्यूक्लियस के बारे में इसके बाद. फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लिए, उसको किसके साथ, वेक्टर के साथ, फिर सेम प्रोसेस है, लाइगेशन कर रहे हैं, लाइगेट कर लिए, फिर डीएनए को किसमें डाल दिए, होस्ट में डाल दिए, उसके बाद उसका क्या बना लिए, कल्चर करके उसके क्लोन कर दिए. हाँ हाँ, रेप्लिकेशन या क्लोन कर दिया. तो यहाँ पर सबसे पहले आइसोलेशन में देखना, आइसोलेशन में क्या रहेगा, डीएनए किससे सेपरेट होना जरूरी है, उसके सेल से. तो ये क्या होगा, मतलब दूसरे उसके मैक्रोमोलिक्यूल से उसको प्यूरिफाई करना जरूरी है डीएनए को. तो हम क्या करेंगे, कट करेंगे किसको, हमको सबसे पहले इसके लिए लाइस करना पड़ेगा, लाइसिंग करना मतलब उसका मतलब क्या करवाना पड़ेगा, डीएनए को निकालना पड़ेगा. तो डीएनए निकालने के लिए बैक्टीरियल सेल में कौन सा एंजाइम रहेगा, यहाँ पर लाइसोजाइम की मदद से निकालेंगे, फंगल सेल काइटिनेज की मदद से, प्लांट सेल जो है वो सेल्यूलेट की मदद से. मतलब इसको क्या करेंगे, वो डाइजेस्ट कर लेगा ना उस चीजों को. क्या हुआ, हाँ, प्लांट सेल सेल्यूलेस है, तो डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना वहीं से हम लोग, तो उसी का डीएनए जो एक्सट्रैक्ट. हाँ, सेल से, तो हमारी बॉडी में भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है ना, तो हम वैसे निकालते हैं. और तुम लोग के में एक्सपेरिमेंट नहीं है एक्सट्रैक्शन का, अनियन का तो है ना, वाटर पेस्टर से करके उसको पीस के फिर उसको पूरा निकालते हैं, ठीक है. हाँ, जो डीएनए रिमूव हो रहा है, अब क्या होना चाहिए, सेल उसमें से सेपरेट, डीएनए जो भी रिमूव हो रहा है उसमें से जो भी चीज बाकी मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन आरएनए सब है, उसमें से हमें डीएनए निकालना. तो आरएनए को हम रिमूव कैसे करेंगे, आरएनए को रिमूव कैसे करेंगे, राइबो न्यूक्लियस वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, उस प्लांट सेल में डाल रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, आरएनए को डाइजेस्ट कर. उसके बाद प्रोटीन्स को प्रोटीएसेस के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोटीन वो डाइजेस्ट कर लेगा. फिर उसके बाद चेयर्ड इथेनॉल को ऐड करेंगे किसमें, जो सॉल्यूबल डीएनए रहेगा, उसके बाद उसको प्यूरिफाई करेंगे तो डीएनए प्रेसिपिटेट होके निकलेगा. हाँ, सबका, सारे प्लांट्स या किसी का भी जो प्रैक्टिकल का है ना. हाँ,
उसका, हाँ तो उसको छान ले, ठीक है, तुमको दिखता है, छान ले उसको, फिर उसके बाद, हाँ उसको छानेंगे तो वो डीएनए जो है वो प्रेसिपिटेट होके दिखेगा। अब डीएनए को रिमूव करते हैं हम स्पूलिंग से। स्पूलिंग मतलब एक यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, फिर करने का जो रहता है, मिरर रहेगा, जो ग्लास रॉड रहता है, सॉरी ग्लास रॉड रहता है, ग्लास रॉड को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे इसमें इथेनॉल में ही, और इसको इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, डीएनए को रोटेट कर रहे हैं, स्पूल करना बोलते हैं, सर्कुलेट करके रिमूव वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा बाहर। हाँ टेस्ट ट्यूब में ही, हाँ ग्लास रॉड में डीएनए पूरा अटैच है। उसके बाद, हाँ अब टूल्स देखते हैं इसका कि क्या क्या जरूरत है। पहला तो क्या जरूरत है हमारे पास, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर और होस्ट चाहिए है। तो अब यही लिखेंगे हम लोग एंजाइम्स का। पहले एंजाइम्स का देख लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में लेन और अर्बन ने आइसोलेट किया था दो एंजाइम्स, किसके, और जो बैक्टीरियोफेज इकोलाई के ग्रोथ को क्या कर रहा था, रोक रहा था, दो एंजाइम निकाला था। तो एक क्या था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था किस चीज को, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ को, कैसे, मिथाइल ग्रुप को ऐड करके, किसमें, डीएनए, मिथाइल ग्रुप को डीएनए में ऐड किया, और एंजाइम को क्या करने से बचा दिया, ग्रो होने, सॉरी एंजाइम बोल रही हूँ, हाँ मतलब यहाँ पर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, हाँ नहीं नहीं, बैक्टीरियोफेज के ग्रोथ से बचा दिया, ठीक है। अरे मतलब यहाँ पर हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में ये था कि ये दोनों ने आइसोलेट किया था दो एंजाइम, जो कि बैक्टीरियोफेज जो ई कोलाई में प्रेजेंट था उसके ग्रोथ को रोक रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या किया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज को क्या किया, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ये जैसे रिस्ट्रिक्ट हो जा रहा है, कैसे रिस्ट्रिक्ट होगा, मिथाइल ग्रुप को डीएनए से ऐड करके, अब दूसरा क्या करके, डीएनए को कट करके, ये दोनों तरीके से हो रहा है। तो एंजाइम जिसमें डीएनए, मतलब एंजाइम जिसमें डीएनए कट हो रहा है, उस एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोल रहे हैं। दो प्रोसेस था ये, तो जो कट कर रहा है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो है वो किसके अंडर आते हैं, न्यूक्लियस के अंडर आते हैं। तो वाटर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पे तुम्हारा आ सकता है कि क्या क्या है करके। तो मेनली यहाँ पर ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, अगर तुम लोग को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पूछेगा कि टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या कैटेगरीज बताना है करके, 5 तुम लोग लिखना, लेकिन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मेन है, 3 तो कंपलसरी है, ठीक है। नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ, 3 काम ही आ रहा है पूरा, तो वो लिखना ही है उसमें, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए टाइप 1, टाइप 2 और क्या रहेगा इसका, टाइप 3। तो टाइप 1 में ये क्या करेगा, फार अवे फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब जहां पर उसको कट करना है, ठीक है, वहां से कहीं पर भी रैंडम साइट में वो कट करेगा। कौन सा, टाइप 1 वाला, ठीक है। टाइप 1 जो है वो क्या होगा, रैंडम साइट पे कट कर रहा है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट का यूज नहीं करते। उसके बाद नेक्स्ट टाइप 2, ये स्पेसिफिक साइट में कट करेगा, कहाँ पे, उसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस के पास ही, जहाँ से उसको अटैच होना है उसी के पास ही करेगा, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। और ये एंजाइम जो है वो आइडेंटिफाई है, बहुत सारे इसके स्पीशीज से निकाले गए हैं। उसके बाद टाइप, ये क्या हो रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम रिकॉग्निशन साइट में हो रहे हैं, तो अलग अलग है। ये बहुत दूर में हो रहा है पहला वाला, दूसरा वाला, मतलब जैसे कि ये डीएनए का सीक्वेंस है, यहाँ कट करना है, ठीक है, तो यहाँ कट करना है, तो इससे बहुत दूर में जाके ये कट, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो एकदम स्पेसिफिक जगह पे है, जहाँ पे उसको अटैच होना है वहीं पर कट करेगा। और तीसरा वाला जो है वो एकदम शॉर्ट डिस्टेंस है, मतलब पास में कहीं पर कट कर रहा है, ठीक है, तो ये रहेगा। अब उसके बाद टाइप 4 है, ये सिर्फ और सिर्फ मिथाइलेटेड डीएनए को ही कर रहा है वो, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए कि दो प्रोसेस था, एक मिथाइल ऐड करना और दूसरा डीएनए कट करना। तो यहाँ पे मिथाइलेटेड नहीं रहेगा, तो यहाँ पे काम नहीं आता है ये चीजें। तो एंजाइम सिर्फ मिथाइलेटेड डीएनए में ही कट होगी। और ये, और जो टाइप 5 रहता है, ये आरएनए को क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, ताकि वो क्या कर सके, जो नॉन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, पैलिंड्रोम मतलब जो आगे से भी, मतलब क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड से सेम है, जैसे वो मलयालम वर्ड यूज होता है। हाँ हाँ, तो इस साइड से भी वो सेम रहेगा और इस साइड से भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो फिर उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका रहेगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 वाला। अब लिखो, हेडिंग डालो, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
फर्स्ट लिखना एंजाइम्स, उसके अंदर लिखना हमारा ये वाला आइसोलेशन में जो जो लग रहा है वहां पर लाइसिंग एंजाइम्स करके लिखना। एंजाइम्स के अंदर ही लाइसिंग एंजाइम्स में ये तीनों एंजाइम्स के नाम। हाँ, लाइसिंग एंजाइम्स में LYSIN। हाँ, एंजाइम के अंदर लाइसिंग एंजाइम के अंदर ये तीनों। कौन किसके लिए है वो याद रखना कि किसके लिए है। लिख लो, अब बहुत लिखने का शौक हो गया है। तुम लोग को पहले बोलना चाहिए ना, तुमको ऐसे पढ़ाना है घर बच्चों जैसे। कहाँ का? सेल्फ स्टडी। सेकेंड में लिखना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्लैश में लिखना क्लीविंग एंजाइम। एंजाइम पहला था, हाँ, स्लैश में क्लीविंग एंजाइम, CLEAVING, स्लैश करके क्लीविंग एंजाइम। क्लीव करता है यानी कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्लीवेज कर रहा है। उसमें क्या, उसमें देख लो, जैसे उसमें क्या क्या चीजें हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस है और एक क्या रहेगा, एंडोन्यूक्लियस है। किसके अंदर? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर। जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, एंड्स ऑफ द DNA से किस चीज को हटाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स को हटाएगा। न्यूक्लियोटाइड क्या है? फॉस्फोरस सल्फर और नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट और शुगर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को एंड्स ऑफ द DNA से हटाएगा। कौन सा? एक्सोन्यूक्लियस। क्या? हाँ, तो ये न्यूक्लियोटाइड है ना, एंड से ये न्यूक्लियोटाइड को हटाना शुरू करेगा, ये है एंजाइम का काम। दूसरा एंडोन्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिक पोजीशन पे, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो ये दोनों लिख लो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में दो साइड दो करके, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। हाँ, बना लो, दोनों को इसमें लिख लेना कि कहाँ पर वो कट कर रहा है, कहाँ पर नहीं। समझ में आया ना, एक्सोन्यूक्लियस का कहाँ पर कट हो रहा है, एंडोन्यूक्लियस का। हाँ, इसका डिफरेंशिएट में भी क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। इसमें एक और चीज लिख लेना, इसमें ये सिर्फ सिंगल स्टैंड में क्या होगा, कट करेगा, मैं बता दूंगी पहले से पहले। हाँ, जैसे DNA का एक ही तरफ में ये कट करेगा, लेकिन एंडोन्यूक्लियस में क्या करेगा, ये यहाँ से भी कट कर सकता है, यहाँ से भी कट कर सकता है, दोनों साइड से कट कर सकता है। एक्सो का बताऊं? हाँ, उसमें लिखना दीज एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA। दीज एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ DNA। एंडो का लिखना दीज में एक्ट ऑन, दीज में एक्ट ऑन सिंगल और बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA। सिंगल और बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ DNA।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। हाँ, टॉपिक का ही क्वेश्चन ही लिखो इसमें। व्हाट आर पैलिंड्रोम? क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो तुम लोग लिख नहीं पाते हो आंसर। PALIN। हाँ, व्हाट आर पैलिंड्रोम? PALINDROMES। PALINDROMES में लिखना। Palindromes in DNA are palindromes in DNA are base pair sequences which are same when read 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 हाँ वही read प्रोनाउंसिएशन रेड होगा इसलिए रेड फॉरवर्ड। हाँ वही वही रीड का रेड रेड होता है ना, तो इसलिए रेड फॉरवर्ड। ब्रैकेट में लिखना लेफ्ट टू राइट, फिर ब्रैकेट क्लोज करके और बैकवर्ड राइट टू लेफ्ट, और बैकवर्ड राइट टू लेफ्ट। का एग्जाम्पल भी लिख लो तुम लोग उसमें। पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल क्या लिखोगे? मलयालम वाला वर्ड को यूज करके लिख लो, या कोई भी डीएनए सीक्वेंस बना दो। डीएनए सीक्वेंस बनाने आता है? 5 डैश से 3 डैश में यहाँ पर बनाना पहले GAATTC। अब यहाँ से उल्टा वही चीज सेम बनाना नीचे में। एग्जाम्पल में बनाओ। उसका नीचे में पैलिंड्रोम भी बनाना, डीएनए का भी बना लो नीचे। हाँ, इसी में एग्जाम्पल में नीचे वाला 3 डैश से 5 डैश कर लेना। 3 डैश से 5 डैश। जी का क्या होगा? और ये वापस पैलिंड्रोम वैसा ही जाएगा, तो ये टी हो जाएगा, ये भी। हाँ, ये भी टी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ए और यहाँ जी रहेगा। तो इसको बना लो। हो गया? फ्रेंड्स ध्यान से करना जैसा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना, डिस्कस टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। या कैटेगरीज लिख लो तुम। कैटेगरीज या टाइप दोनों लिख सकते हो। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप। हाँ, मैं बताती हूँ। टाइप 1 नहीं बता दे रही, टाइप 1 का लिखो। टाइप 1 का इसी से लिख लो। टाइप 2। हाँ, तुम लोग जैसे ठीक लगे इसको, या फिर इसी को लिखना है तो लिख लो। टाइप 1 का लिखो। हाँ, सेम लिख लो। फार अवे फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन साइट, यहाँ लिखा है। कहाँ से far? हाँ, सेम लिखा था। टाइप 2 का मैं बता रही हूँ। नहीं, वो मत लिखो। हाँ, वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज। टाइप 2 का लिखो। इट इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी
It is used in recombinant DNA technology. हाँ, these are used in vitro. These are used in vitro to recognize and cut DNA and cut DNA on specific sites. Specific sites. Full stop. They cleave specific sequences. Specific sequences usually specific sequences usually leaving 4 to 8 nucleotides. 4 to 8 nucleotides. और एक लास्ट पॉइंट, तो Mg2 प्लस चाहिए होता है, ये आता है मैग्नीशियम आयंस चाहिए फॉर क्लीविंग. हाँ, फॉर क्लीविंग दे रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ Mg2 प्लस आयन. फॉर क्लीविंग दे रिक्वायर presence of Mg2 plus ions. Mg2 plus ions. 2 प्लस होता है तो आयंस लिखना है ना, Mg2 प्लस आयंस. नेक्स्ट डीएनए लाइगेज के बारे में लिखो. हाँ, तो लिखना सीलिंग एंजाइम करती है, ज्वाइनिंग या सीलिंग एंजाइम. अच्छा हाँ, टाइप 3 भी बताना. टाइप 3 में इसी को लिखना शॉर्ट डिस्टेंस वाले, क्योंकि मेन टाइप 2 तक रिकॉम्बिनेंट में यूज हो जाता है डिस्प्ले. हाँ, टाइप 3 का सेम शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ रिकॉग्निशन साइट. और अगर क्वेश्चन में आएगा कि कौन सा यूज नहीं होता है, 3 और 1 दोनों यूज नहीं होता है, ठीक है, 2 यूज होता है. डीएनए लाइगेज का लिख लेना. इसके बाद सिर्फ हेडिंग लिखना डीएनए लाइगेज. क्या हुआ? नहीं, वो मत लिखो. क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर के लिए तुम लोग का रेडी हो जाएगा ना. ये 3 टाइप ही लिखना है तुम लोग को, क्योंकि एग्जाम में. और नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए तुम पीपीटी देखो या सुनो, जैसा करना है करो. लेक्चर देखना है या सुनना है या पीपीटी देखना है तो डीएनए लाइगेज लिख लेना. ज्वाइनिंग और सीलिंग एंजाइम्स आल्सो कॉल्ड एज जेनेटिक गन. ज्वाइनिंग और सीलिंग एंजाइम्स, हाँ, SEALIN, also called genetic gun. Genetic gun. मोस्टली यूज जो एंजाइम होता है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, वो डीएनए लाइगेज ही रहेगा, ज्यादातर वही यूज होगा, तो उसको याद रखना. हाँ, तो मोस्टली यूज तो वही है ना यहाँ पर, इसीलिए तो बता रहे. आगे देखो, ये तुम्हारा क्या है, डीएनए स्ट्रैंड्स को कट कर रहा है. किस तरफ से कट कर रहा है ये? दोनों तरफ से कट कर रहा है. तो यहाँ पर भी ये कट कर रहा है, इस साइड से भी कट कर रहा है, ठीक है. तो इसको हम जो बचा हुआ जो एंड रहता है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड बोलते हैं. जहाँ से अटैच होगा आके जुड़ेगा, डीएनए लाइगेज उसको अटैच करेगा, उसको स्टिकी एंड. तो इसका फिर ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है. ये एक डीएनए का साइड, ये एक डीएनए का साइड, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कट हो रहा है, यहाँ पर ये. तो ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होंगे. कंबाइन होने के बाद ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो अब इसके बाद वही स्टिकी एंड्स जो हैं वो क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है उनके कट पार्ट्स के साथ. वो याद रखना, क्योंकि नॉर्मल, हाँ, तो वो नहीं, तुम लोग लिखोगे नहीं ना, तो वो भी याद रखना है तुमको. ये है. उसके बाद देखना नॉमेनक्लेचर एंजाइम. क्या हुआ, नहीं पढ़ना?
हाँ, नॉमेनक्लेचर पढ़ लो। जैसे कि हम लोग एंजाइम यहाँ पर जैसे फर्स्ट लेटर जो है बैक्टीरिया का, जैसे यहाँ पर है एंजाइम का नाम क्या है, इको R1। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर एंजाइम का क्या, सॉरी बैक्टीरिया का क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई होता है ना, ई कोलाई। तो उसका ई, और उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, सेकंड जो रहेगा और थर्ड जो रहेगा वो स्पीशीज रहेगा बैक्टीरिया का। उसके बाद आर जो रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर, स्ट्रेन रहेगा। स्ट्रेन मतलब रफ स्ट्रेन, स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, हाँ वो अलग स्ट्रेन। उसके बाद ये क्या करेगा कि कौन सा एंजाइम पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो इको R1 इसका बेस्ट एग्जांपल रहता है, मतलब ई जो है, आई नहीं है, ये वन है भाई। एंजाइम नहीं, वो सबसे पहला एंजाइम आइसोलेट हुआ था। इको R2 भी रहेगा, 3 भी है, तो उसके हिसाब से ये पहला आइसोलेट हुआ था, इसका नाम इसलिए पड़ा था। तो ई कहाँ से आ रहा है, इसके जीनस से। ठीक है, सीओ कहाँ से आ रहा है, स्पीशीज से। आर कहाँ से आ रहा है, स्ट्रेन से। ठीक है, वन कहाँ से आ रहा है, कब आइसोलेट हुआ था उससे। तो इको R1 में जो आर है वो स्ट्रेन है, कौन सा, RY13 नाम का स्ट्रेन है। रफ स्ट्रेन का जो रहेगा बैक्टीरिया का, जहां से वो आइसोलेट हुआ था। तो ये नॉमेनक्लेचर में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन इकोलाई का, तो पूरा बताना है कि ई कहाँ से आया, और तुम्हारा सेकंड और थर्ड लेटर कहाँ से आया, और आर कहाँ से आया, वन कहाँ से आया, बता लोगे, बता पाओगे। अब इसमें देखना कि एंजाइम का नाम है, अलग अलग एंजाइम का नाम है, उसके जीनस है, उसके स्पीशीज है, और उसका स्ट्रेन जो भी बताया। तो स्ट्रेन का तो उतना नहीं, फिलहाल के लिए इसका देखो इसमें क्या क्या है। पहले ये क्या है ये, हाँ बैसिलस से निकला है बैम H1 नाम का एक है, जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस से साल 1 रहेगा, प्रोविडेंशिया से PST1 रहेगा, प्रोटियस से PBU1 रहेगा, कैरियोफेनॉन से CLA1, हिमोफिलस से हिंद 3। हाँ, सारे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स रहेंगे यहाँ पर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होता है। तो उनका आइसोलेशन जो है वो कहाँ से हुआ था, ये चीज बता रहा है। ठीक है, उसमें नहीं है ना लगभग, तो तुम देखो स्ट्रेन का नाम, हाँ स्ट्रेन का नाम ला, हाँ तो ये स्मूथ वाले से हुआ था ये। इसका पूरा मेरे को भी याद नहीं है DSM का फुल फॉर्म, लेकिन इसका स्ट्रेन का नाम जैसे RY13 होता है ना, तो वैसे इसका भी स्मूथ स्ट्रेन का है ना, नंबर नंबर उसका। तो क्या ऐसे सोच के बैठे रहते हो क्या, इसमें लिखो डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कितना पेज लिख लिए सब लोग, थैंक यू बोल दो मम्मी को। डिस्कस नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब इको R1 लिखो। हाँ मैं उतना ही करवा रही हूँ, लेकिन ई का फुल फॉर्म भी लिखना। ठीक, ई का लिखना जीनस एस्टेरिचिया कर। हाँ ऐसे लिखो तुम लोग, ई एक पहले लिखो, सीओ बाद में लिखो, आर बाद में लिखो, वन बाद में लिखो। तो ई कहाँ से आया, जीनस एस्टेरिचिया। क्या हुआ, हाँ वैसे लिख लो, जीनस एस्टेरिचिया से आया। और सीओ जो है स्पीशीज कोलाई। आर का स्ट्रेन RY13। आई नहीं है, वो वन है, वो रोमन नंबर का वन है, वन बस। ठीक है, वन का लिख लेना। एंडोन्यूक्लियस कौन सा इसका था, क्या था इसका, हाँ फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट एंडोन्यूक्लियस आइसोलेटेड ऑफ इकोलाई। इसका इको R1 वन जो है वो फर्स्ट आइसोलेटेड, फर्स्ट आइसोलेटेड, हाँ फर्स्ट आइसोलेटेड एंजाइम ऑफ इकोलाई। हो गया, डन।
रियल इलेक्ट्रोफोरेंसिस भी था ना, इतना ही करवाना था। हाँ अब थैंक यू हो गया। पढ़ के आना और मिस मत करना क्लास। क्या